हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्न एवरीथिंग। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि आने वाली वीडियोस में मैं आपको पूरा एनसीईआरटी सिलेबस कराने वाली हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड के क्वेश्चन आंसर्स को। मैंने इस चैप्टर की हिंदी एक्सप्रेशन भी की हुई है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्रिहेंशन चेक का क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन ए जंक शॉप। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है लेखक को कबाड़ की दुकान में क्या मिला। तो इसका आंसर है द ऑथर फाउंड ए रोल टॉप डेस्क फॉर सेल इन ए जंक शॉप। इट वॉज मेड ऑफ ओक वुड बट इट वॉज इन ए वेरी बैड कंडीशन। तो इसका मतलब है लेखक को कबाड़ की दुकान में बिक्री के लिए एक रोल टॉप डेस्क मिला। ये ओक की लकड़ी से बना था लेकिन इसकी स्थिति बहुत ख़राब थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड ही फाइंड इन ए सीक्रेट ड्रॉर। हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है उसे यानी कि लेखक को एक गुप्त दराज में क्या मिला और आपको क्या लगता है कि इसे वहाँ किसने रखा था। तो इसका आंसर है इन द सीक्रेट ड्रॉर ऑफ द डेस्क द ऑथर फाउंड ए स्मॉल टीन बॉक्स। इट हैड ए लेटर इन इट। आई थिंक द ऑनर ऑफ द रोल टॉप डेस्क माइट हैव पुट इट देयर। तो इसका मतलब है डेस्क के गुप्त दराज में लेखक को एक छोटा सा टीन बॉक्स मिला। इसमें एक पत्र था। मुझे लगता है कि रोल टॉप डेस्क के मालिक ने इसे वहाँ रखा होगा। पेज नंबर 14 का क्वेश्चन नंबर 1, हु हैड रिटन द लेटर टू होम एंड व्हेन। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है पत्र किसने, किसको और कब लिखा था। तो इसका आंसर है जिम मैकफरसन, ए कैप्टन इन द ब्रिटिश आर्मी, हैड रिटन दैट लेटर dated December 26, 1914 to his wife Connie। तो इसका मतलब है ब्रिटिश सेना में कैप्टन जिम मैकफरसन ने उस पत्र को लिखा था और कब लिखा था 26 दिसंबर 1914 को। और किसको लिखा था, अपनी पत्नी कोनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज द लेटर रिटन, वट वॉज द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपेंड। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है चिट्ठी क्यों लिखी गई थी, वह कौन सी अद्भुत चीज थी जो हुई थी। तो इसका आंसर है द लेटर डिस्क्राइब्ड ए वंडरफुल इवेंट, द टू आर्मीज द ब्रिटिश एंड द जर्मन फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस टुगेदर। तो इसका मतलब है पत्र में एक अद्भुत घटना के बारे में बताया गया था जिसमें दो सेनाएं थी, ब्रिटिश और जर्मन, और वो एक दूसरे के साथ लड़ने के बजाय क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, what jobs did Hans Wolf and Jim Macpherson have when they were not soldiers। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है जब वे सिपाही नहीं थे तो हैंस वुल्फ और जिम मैकफरसन के पास क्या नौकरियां थी। तो इसका आंसर है बिफोर ज्वाइनिंग द आर्मी हैंस वुल्फ प्लेड द सैलो इन द ऑर्केस्ट्रा एंड जिम वॉज ए स्कूल टीचर। तो इसका मतलब है सेना में भर्ती होने से पहले हैंस वुल्फ जो थे वो सैलो बजाया करते थे ऑर्केस्ट्रा में, और जो जिम मैकफरसन थे वो एक स्कूल के शिक्षक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैड हैंस वुल्फ एवर बीन टू डॉर्सेट, व्हाई डिड ही से ही न्यू इट। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है क्या हैंस वुल्फ कभी डॉर्सेट गया था, उसने ये क्यों कहा कि वह इसे जानता है। तो इसका आंसर है नो, हैंस हैड नेवर बीन टू डॉर्सेट, ही हैड ओनली रीड अबाउट डॉर्सेट इन हार्डीज नॉवेल फार फ्रॉम द मेडलिंग क्राउड। तो इसका मतलब है नहीं, हैंस कभी डॉर्सेट नहीं गया था, उसने हार्डी के उपन्यास यानी कि जो हार्डी का नॉवेल था फार फ्रॉम द मेडलिंग क्राउड उसमें ही डॉर्सेट के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक जिम मैकफरसन केम बैक फ्रॉम द वॉर, हाउ डू यू नो दिस। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको लगता है कि जिम मैकफरसन युद्ध से वापस आ गया था, तुम ये कैसे जानते हो। तो इसका आंसर है No, Jim Macpherson never came back home from the war. Perhaps therefore his wife Connie had preserved his letters. तो इसका मतलब है नहीं, जिम मैकफरसन युद्ध से कभी घर वापस नहीं आया, शायद इसीलिए उसकी पत्नी कोनी ने उसके पत्रों को संरक्षित यानी कि संभाल कर रखा था। पेज नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर 1, वाई डिड द ऑथर गो टू ब्रिडपोर्ट। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है लेखक ब्रिडपोर्ट क्यों गए। तो इसका आंसर है
द ऑथर वेंट टू ब्रिडपोर्ट टू मीट मिसेस जिम मैकफरसन एंड डिलीवर टू हर जिम्स लेटर। तो इसका मतलब है लेखक ब्रिडपोर्ट मिसेस जिम मैकफरसन से मिलने के लिए गए थे ताकि वो उन्हें उनके जिम का लेटर दे सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ ओल्ड वॉज मिसेस मैकफरसन नाउ, वेयर वॉज शी। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है मिसेस मैकफरसन अब कितने वर्ष की थी और अभी वो कहाँ थी। तो इसका आंसर है मिसेस मैकफरसन वॉज 101 ईयर्स ओल्ड, शी वॉज इन ए नर्सिंग होम। तो इसका मतलब है मिसेस मैकफरसन 101 वर्ष की थी और अभी वो एक नर्सिंग होम में थी। पेज नंबर 16 का क्वेश्चन नंबर 1, हु डिड कोनी मैकफरसन थिंक हर विजिटर वॉज। तो उस क्वेश्चन में पूछा गया है कोनी मैकफरसन को कौन लगा कि उसका विजिटर कौन था। तो इसका आंसर है कोनी थॉट दैट द विजिटर वॉज हर ऑन हस्बैंड जिम मैकफरसन। तो इसका मतलब है कोनी को लगा कि उसके हस्बैंड जिम मैकफरसन ही उसका विजिटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेंटेंस इन द टेक्स्ट शोज दैट द विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हाइड हिज आइडेंटिटी। तो उस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस चैप्टर में से कौन सा वो सेंटेंस है जो ये दिखाता है कि जो विजिटर था उसने अपनी पहचान छिपाने की कोशिश नहीं की थी। तो इसका आंसर है दैट सेंटेंस इज, यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, she said, and here you are the best Christmas present in the world. Come closer, Jim dear, sit down. तो इसका मतलब है वह सेंटेंस था, आपने मुझे बताया था कि आप क्रिसमस पर घर आएंगे। उसने कहा कि आप ही तो हैं जो पूरी दुनिया के सबसे बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट है। करीब आ जाओ जिम, बैठ जाओ। वर्किंग विद द टेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1, फॉर हाउ लॉन्ग डू यू थिंक कोनी हैड केप्ट जिम्स लेटर, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको कब तक लगता है कि कोनी ने जिम का पत्र रखा था और आपको अपने जवाब के लिए कारण भी देना है। तो इसका आंसर है कोनी हैड केप्ट जिम्स लास्ट लेटर टिल जनवरी 25, 1915। द लेटर वॉज डेटेड December 26, 1914। तो इसका मतलब है कोनी ने 25 जनवरी 1915 तक जिम के अंतिम पत्र को रखा था और जो पत्र था उस पर दिनांक क्या लिखी हुई थी, 26 दिसंबर 1914। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू यू थिंक द डेस्क हैड बीन सोल्ड एंड व्हेन। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको क्या लगता है कि डेस्क क्यों बेची गई थी और कब। तो इसका आंसर है द डेस्क मस्ट हैव बीन सोल्ड व्हेन कोनीज हाउस हैड बर्न्ड, द टेबल हैड बीन डैमेज्ड बाय फायर एज वेल एज वाटर। तो इसका मतलब है जब कोनी का घर जल गया था तो उसके बाद डेस्क को बेच दिया गया था और आग के साथ साथ पानी से जो मेज था वो पूरी तरह से खराब हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू जिम एंड हैंस थिंक दैट गेम्स और स्पोर्ट्स आर गुड वेज ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स, डू यू एग्री। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है जिम और हैंस क्यों सोच रहे थे कि जो गेम्स और स्पोर्ट्स होते हैं उसके द्वारा हम किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स यानी कि संघर्षों को और किसी भी तरह की लड़ाई को हल कर सकते हैं। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं। तो इसका आंसर है बोथ जिम एंड हैंस वर सोल्जर्स, बोथ वर वार्म हार्टेड, they had seen the sufferings of war, so it was natural for them to hate war. They favored a peaceful solution to settle disputes. Games or sports, they said, were good ways of resolving conflicts. I also quite agree with them. तो इसका मतलब है जिम और हैंस दोनों सैनिक थे, दोनों गर्म दिल के भी थे और दोनों को मालूम था कि युद्ध से क्या परेशानियां होती हैं, इसलिए उनके लिए युद्ध से नफरत करना एक स्वाभाविक बात थी। उन्होंने विवाद को निपटाने के लिए एक शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन किया था। उनका मानना था कि खेल जो है वो किसी भी तरह के संघर्ष को या किसी भी तरह की लड़ाई को हल करने का एक सबसे अच्छा तरीका है और मैं भी उनकी इस बात से सहमत हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक द सोल्जर्स ऑफ द टू आर्मीज आर लाइक ईच अदर और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, फाइंड एविडेंस फ्रॉम द स्टोरी टू सपोर्ट योर आंसर। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको लगता है कि दोनों सेनाओं के सैनिक एक दूसरे की तरह थे या एक दूसरे से अलग थे। तो आपको जो भी आपने स्टोरी में पढ़ा है उसके अनुसार ही आपको इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर आप इस तरह से लिख सकते हो, ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर अलाइक इन मैनी वेज,
They love peace and hate war. They want to live together. Examples from the story. Then they were calling out to us from across no man's land. Happy Christmas, Tommy. Happy Christmas. When we had got over the surprise, some of us shouted back, सेम टू यू फ्रिस्ट, सेम टू यू। तो इसका मतलब है सभी जो मनुष्य होते हैं वो कई तरह से एक जैसे ही होते हैं, जैसे कि उन्हें शांति पसंद होती है और लड़ाई करने से वो नफ़रत करते हैं, वे एक साथ रहना चाहते हैं। तो कहानी में कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि जिम मैकफरसन के पत्र में बताया गया था कि जो फ्रिस्ड थे यानी कि जो जर्मन्स थे वो क्या करते हैं, वो उन्हें नो मैन्स लैंड से बुलाते हैं और उन्हें हैप्पी क्रिसमस टॉमी कह के विश करते हैं। तो यहाँ पे जिम बताते हैं कि वो इस बात से काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं और उनकी तरफ से जो सैनिक होते हैं वो भी जोर जोर से चिल्ला के बोलते हैं, सेम टू यू फ्रिस्ड, सेम टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, mention the various ways in which the British and the German soldiers become friends and find things in common at Christmas। तो उस क्वेश्चन में पूछा गया है उन विभिन्न तरीकों के बारे में बताइए जिसमें ब्रिटिश और जर्मन सैनिक जो थे वो दोस्त बनते हैं और क्रिसमस पर जो वो आम तरह की चीज़ें करते हैं। तो इसका आंसर आप इस तरह से लिख सकते हो, द ब्रिटिश एंड द जर्मन सोल्जर्स बिलोंग्ड इन डिफरेंट कैंप्स. They were enemies in wartime, but after all they were human beings and therefore they had similar feelings. They shared the festive spirit of the Christmas. They got over hatred and played games, feasted and drank like good friends. Both hated war. Both were anxious to go back to their families at the end of the war. तो इसका मतलब है जो ब्रिटिश और जर्मन सैनिक थे वे अलग अलग कैंप से थे, वे युद्ध के समय एक दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन आखिरकार वे थे तो एक इंसान ही, उनके अंदर इंसान जैसी भावनाएं भी थी। उन्होंने क्रिसमस के उत्सव को एक साथ मिलकर सेलिब्रेट किया, वे नफ़रत को भूल गए थे और एक अच्छे दोस्त की तरह उन्होंने खेल खेला, दावत की और उन्होंने ड्रिंक भी पी। दोनों युद्ध से नफ़रत करते थे और दोनों युद्ध के अंत में अपने परिवार वालों के पास वापस जाने के लिए काफ़ी उत्सुक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is Coney's Christmas present? Why is it the best Christmas present in the world? तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोनी का क्रिसमस का तोहफा क्या था और क्यों ये दुनिया का सबसे अच्छा क्रिसमस का तोहफा था। तो इसका आंसर है, Coney thought that Jim had come back home from war. She mistook the author for Jim. She had been waiting for her husband Jim. So the coming home of Jim was the best Christmas present in the world for her. तो इसका मतलब है कोनी ने सोचा कि जिम युद्ध से घर वापस आ गया है। उसने गलती से लेखक को जिम समझ लिया। वो अपने पति का इंतज़ार कर रही थी, इसलिए जिम का घर वापस आना उसके लिए दुनिया का सबसे अच्छा क्रिसमस का तोहफा था। लास्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज़ सुइटेबल फॉर इट? कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर टाइटल? तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या आपको लगता है कि कहानी का जो टाइटल है वो इसके लिए बिल्कुल सुइटेबल है? क्या आप किसी और टाइटल के बारे में सोच सकते हैं? तो इसका आंसर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, डिसाइडली द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज मोस्ट सुइटेबल फॉर द ओल्ड कोनी, नो अदर प्रेजेंट कुड हैव गिवन हर such joy as the coming home of Jim, her husband. Her presumption might be wrong, but she got the greatest happiness of her life. Since the story revolves around Christmas, the alternate title of the story could be War and Peace or Christmas Gift, but neither can be a match to the present title. तो इसका मतलब है निश्चित रूप से कहानी का जो टाइटल है वो उसके लिए सुइटेबल है और जो कोनी थी उसके लिए उसके पति जिम का घर पर वापस आना यही उसके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात थी। भले ही उसका अनुमान गलत था, लेकिन फिर भी उसके लिए ये जीवन की सबसे बड़ी खुशी की बात थी। हालांकि जो ये कहानी थी ये क्रिसमस के आसपास घूम रही थी, इसलिए कहानी का एक अल्टरनेट टाइटल वॉर एंड पीस भी हो सकता था या फिर क्रिसमस गिफ्ट भी हो सकता था, लेकिन जो इसका मौजूदा टाइटल है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, इसका कोई मैच नहीं हो सकता। तो इसी के साथ इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर समाप्त होते हैं। धन्यवाद।